So dear students, today we are starting next topic, theory of demand. So first of all we should know what is demand. So demand क्या है? एक ऐसी इच्छा जो हमारे मन में पैदा होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, और उसके लिए हमारी पॉकेट भी अलाउ करती है। वी आर हैविंग सफिशेंट परचेजिंग पावर मीन्स हमारा बजट हमें अलाउ करता है उसको ख़रीदने के लिए, और हमारी इच्छा भी है उसको स्पेंड करने की। तो दैट डिज़ायर इज़ कन्वर्टेड इनटू डिमांड। इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन दी गई है डिमांड की वो क्या है कि डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। की कोई कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ खरीदता है एक ही कमोडिटी की, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। द नेक्स्ट इज क्वांटिटी डिमांडेड। नेम से ही क्लियर है क्वांटिटी की डिमांड। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी, कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स को बाय करता है किसी प्राइस के अगेंस्ट, दैट इज सेड टू बी क्वांटिटी डिमांडेड। देन आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? It states that other things remaining constant, there is inverse relationship between price and quantity demanded of the commodity. कि other things remaining constant, प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज करती है तो डिमांड फॉल करेगी, अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड इंक्रीज करेगी। तो वो अदर थिंग्स कौन सी हैं, वो एजम्पशंस में इसकी दी गई हैं। अदर थिंग्स आर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हैं लॉ ऑफ डिमांड के दौरान ये चेंज नहीं होने चाहिए। कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस मीन जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड इंक, इस तरह की गुड्स की प्राइजेस चेंज ना हो, और कंज्यूमर को नियर फ्यूचर में प्राइजेस के बढ़ने की संभावना न हो। तो ये हैं हमारी अजम्पशंस, या आप कह सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। नाउ विल गो थ्रू इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल हमें क्या शो करता है कि एक स्केड्यूल मीन्स एक ऐसा टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी को शो करे, दैट इज डिमांड स्केड्यूल। इसमें दो तरह की डिमांड स्केड्यूल हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मीन जो इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय करता है। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर जो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बाय करें, दैट इज सेड टू बी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। जैसा कि टेबल में दिखाया गया, ये एक ही कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड स्केड्यूल शो की गई है। दिस आर द डिफरेंट प्राइसेस 1 2 3 4। क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, हमने अभी पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के, तो इसके ये ऑपोजिट जो है इन्वर्स चलेगा कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा करेगा 4, अगर 2 है तो 3 है, प्राइस देखिए बढ़ रही है और इधर से डिमांड जो है वो कम हो रही है। दिस शोज द इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसी डिमांड स्केड्यूल का हम डिमांड कर्व शो कर रहे हैं। दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व showing different quantities of a commodity which a individual consumer buy at different prices of the commodity at a point of time. x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली ऑफ ए कमोडिटी, y एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया। तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है कि इफ़ प्राइस इज़ 4 क्वांटिटी इज़ 1, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे वो कम खरीदता है। अब प्राइस गिर रहा है 3, तो क्वांटिटी वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है 2, देन 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 3, प्राइस बिल्कुल लो जब है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। दिस शोज द इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये पॉइंट्स को टच करती हुई हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेम वे मार्केट डिमांड कर्व।
मार्केट डिमांड कर्व में हमने क्या करना है, अब इसमें हमने दो मार्केट डिमांड कर्व में क्या है जिसमें सेवरल कंज्यूमर्स अपनी अपनी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कलेक्टिव जो डिमांड है कि डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइजेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज सेड टू बी मार्केट डिमांड। सो ये आ गया, प्राइस तो सारे कंज्यूमर्स के लिए सेम ही रहेगी 1 2 3 4। ये कंज्यूमर ए की डिमांड है, कंज्यूमर बी की डिमांड है। ए की डिमांड हमने सेम ही रखी है 4 3 2 1। बी की डिमांड हमने थोड़ी चेंज कर दी है डिफरेंस शो करने के लिए कि कंज्यूमर जो बी है वो 1 पे 5 यूनिट्स बाय कर रहा है, 2 पे 4, 3 पे 3 एंड 4 पे 2। जब हम इन दोनों की डिमांड को हमने कलेक्ट कर दिया 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3, दिस इज सेड टू बी मार्केट डिमांड ऑफ ए एंड बी। अब इसको हमने इसकी हम कर्व बनाएंगे सेम वे कि जब प्राइस 1 है तो कंज्यूमर की डिमांड 9 है, 2 है तो 7 है, 3 है तो 5 है, 4 है तो 3 है। इस प्राइस का और मार्केट डिमांड का हमने ये डायग्राम इधर इस साइड पे ड्रॉ कर लिया। पहले हमने ए और बी का अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लिया, देन कलेक्टिवली कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 3, 1 + 2। देन अगर प्राइस गिर गया 3, डिमांड बढ़ गई कितनी 5, दोनों की मिला के। देन अगर प्राइस 2 पे आ गया देन डिमांड इज 7, इफ प्राइस इज 1 देन डिमांड इज 9। जो भी हमने टेबल डिस्कस किया उसकी ये मार्केट डिमांड कर्व है। देन नेक्स्ट इज द कंसेप्ट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जब स्लोप ऑफ जो डिमांड कर्व है वो हमें क्या शो करती है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स वाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रिटर्न एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, दैट मीन्स चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये जो माइनस साइन है इसके साथ ये क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का जो डायग्राम हमने अभी किया था, तो इधर प्राइस के पैरेलल ये जो चेंज इन प्राइस है 4 to 3 और चेंज इन क्वांटिटी कितना है 1 to 2, कि जब प्राइस 4 से 3 गिरा नीचे को, इधर से डिमांड बढ़ गई 1 to 2। तो दिस शोज द चेंज इन क्वांटिटी, दिस ट्रायंगल शोज, इसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा क्यू, दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी। सेम वे दिस इज द चेंज इन प्राइस और डेल्टा पी। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज सेड टू बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इसको हम अलग अलग डायग्राम में भी इस तरह से शो कर सकते हैं, उस सेम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। सो हेयर इट इज शोन इन सेपरेट डायग्राम। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अब डेल्टा पी कितना है ए से लेके बी तक, दिस इज ए बी, एंड डेल्टा क्यू कितना है बी सी, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए बी अपॉन बी सी। दिस माइनस साइन शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ what are the factors which affect individual demand? फर्स्ट और फॉरमोस्ट फैक्टर क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की कमोडिटी का अपना प्राइस जो है उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। तो अभी जो हमने जो टेबल डिस्कस किया है इंडिविजुअल डिमांड का, वो शो कर रहा है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की जैसे जैसे किसी प्राइस की जो किसी कमोडिटी की प्राइस गिरती है उसके पैरेलल ही उसकी डिमांड जो है वो राइज करती है। कहने का क्या मतलब है कि कमोडिटी की अपनी प्राइस जो है उसी की डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड लो हो जाती है। सो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मेजर फैक्टर। देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर लाइक टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो इनका एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। कि सपोज हम टी या कॉफी की एग्जांपल लेते हैं, सपोज टी का प्राइस राइज हो गया, टी के प्राइस के राइज होने से किसकी डिमांड इफेक्ट हो रही है, कॉफी की, क्योंकि टी का प्राइस राइज होने से टी तो कॉस्टली हो गई,
लोगों की जो डिमांड है वो कॉफ़ी की तरफ सब्स्टिट्यूट हो जाती है, दैट्स वाई जो डिमांड कॉफ़ी की है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एक के प्राइस के इंक्रीज़ होने से दूसरे की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दीज थिंग्स आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूट्स। और सिमिलरली ऑपोजिटली अगर टी का प्राइस फॉल करेगा तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो भी फॉल कर जाएगी। Then next is the case of complementary goods. Complementary goods are those goods which are jointly demanded, like pen and ink, bread and butter. So these are the complementary goods. That means fall in the price of one causes increase in the demand of other, and rise in the price of one causes decrease in the demand for other. So there is the opposite relation. कहने का क्या मतलब है? Suppose पेन एंड इंक, पेन इंक के बिना अधूरा है, इंक पेन के बिना अधूरा है। और अगर पेन की जो प्राइस राइज होती है तो उसका इफेक्ट किसकी डिमांड पे पड़ेगा? इंक की डिमांड पे। जो इंक की डिमांड है वो लो हो जाएगी, क्योंकि इंक जो है वो बिना पेन के तो बिकेगा नहीं। अगर पेन कॉस्टली हो गया, पेन की प्राइस राइज हो गई, तो पेन नहीं बिकेगा तो इंक भी नहीं बिकेगी, इंक की डिमांड भी जो है उसके साथ कम हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है? पेन और इंक दोनों की जो डिमांड है वो फॉल कर जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स जो है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करता है। So when the price of fountain pen rises, its demand will fall. As a result, demand for ink will also fall. So there is inverse relation. So this is the case of substitutes and complementary goods. Next affecting factor is income of the consumer. जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, उससे भी जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होती है या फॉल होती है। So demand for normal goods tends to increase with the increase in income and vice versa. कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो डिमांड है वो इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाती है। हम अच्छी गुड्स को खरीदते हैं हमारी इनकम के बढ़ने से। तो अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड किधर शिफ्ट हो जाती है? इंफीरियर गुड्स, लाइक कोर्स ग्रेन, इससे लिखा है कोर्स ग्रेन मीन जो घटिया क्वालिटी का ग्रेन होता है। हमारी मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारी इनकम फॉल करती है तो हमारी जो डिमांड है वो सुपीरियर गुड से इंफीरियर गुड की तरफ शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू लो डिमांड। सो इनकम इज आल्सो द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब अगर कंज्यूमर का टेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ डेवलप हो गया, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हमारी डिमांड उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी चीज़ को हम पहले लाइक करते थे अब लाइक नहीं करते तो उसकी जो डिमांड है हमारी कम हो जाएगी। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सपोज अगर कोई कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो हमारी जो प्रेजेंट डिमांड है चेंज हो जाएगी। हम प्रेजेंटली उस चीज़ को पहले ही खरीद के रख लेंगे कि आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। सपोज इन केस ऑफ गोल्ड, अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम आज ही उसको खरीद के रख लेंगे। और ऑपोजिटली अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तो हम अपनी प्रेजेंट डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे और उसको हम फ्यूचर में शिफ्ट कर देंगे, फ्यूचर में उसको खरीदेंगे। तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ये भी मेजर फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। देन मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो ऊपर हमने स्टडी कर लिए इंडिविजुअल डिमांड वाले, वो तो आएंगे ही, और साथ में ये दो फैक्टर जो हैं ये और साथ में ऐड हो जाएंगे। दिस इज द पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स। मीन्स कि अगर इकॉनमी में नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं या पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है तो जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स उतनी ज़्यादा मार्केट में क्या होगी? डिमांड। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर इनकम सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देयर विल बी मोर डिमांड,
और अगर इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो देयर विल बी लेस डिमांड। इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका क्या मतलब है, रिच ज़्यादा रिच है, पुअर ज़्यादा पुअर है। तो ज़्यादा इनकम का हिस्सा किसके हाथ में आएगा, रिच कंज्यूमर के हाथ में। तो रिच सेक्शन जो है वो ज़्यादा डिमांड करेगा एज कंपेयर टू पुअर सेक्शन। तो पुअर लोगों की डिमांड कम होगी एज कंपेयर टू रिच सेक्शन। So next question is about, this is very important question, why demand curve slopes downward। downward तो वैसे इसीलिए slope होती है because of inverse relationship of the own price of commodity and quantity demanded। तो इसके भी कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसको पाने की इच्छा हमारी कम होती जाती है, उसको पाने की हमारी जो डिज़ायर है दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल यूनिट को परचेज करता है तो उसको लेने की इच्छा उसकी कम हो जाती है और उसके ऊपर वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्चता, फिर उसके ऊपर वो कम पैसे देने को तैयार होता है, ज़्यादा पैसे उसके ऊपर नहीं खर्चता क्योंकि उसको पाने की इच्छा, उसकी डिज़ायर या डिमांड उसकी कम हो जाती है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से भी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। देन इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट हमें क्या बताता है कि अगर किसी बायर की रियल इनकम चेंज हो जाती है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। रियल इनकम से क्या मतलब है कि जैसे कोई कमोडिटी है आज हमें महंगी मिल रही है लेकिन उसका जो प्राइस है वो सपोज फॉल कर गया है तो हमारी जो प्रेजेंट डिमांड है वो एक्सपैंड हो जाती है, तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। सपोज हम जैसे कोई पेन है, हमने कल 20 रुपीज़ का खरीदा था, आज वही पेन हमें 15 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो 5 रुपये उसका प्राइस गिर गया, उससे हमारी इनकम क्या है 5 रुपये से इनडायरेक्टली बढ़ जाती है। मीन्स हमें अब वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो हम उसको खरीदेंगे तो डिमांड हमारी उसकी एक्सपैंड हो जाती है। देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मीन्स टी एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा। सो सब्सटीट्यूशन जो इफेक्ट है, सब्सटीट्यूट्स टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। हमने अभी लास्ट उसमें भी पढ़ा है पॉइंट में कि जब टी एंड कॉफ़ी फॉर एग्जांपल हैं, अगर टी का प्राइस गिरता है तो कॉफ़ी की जो डिमांड है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है उसका। तो सब्सटीट्यूट जो हैं उसकी वजह से भी एक कमोडिटी का प्राइस गिरने से दूसरी कंपैरेटिवली उसके हायर हो जाती है। तो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब एक्स का सपोज फॉल करता है तो एक्स जो है रिलेटिवली चीपर हो जाती है, तो उसका इफेक्ट किसकी डिमांड के ऊपर पड़ता है, वाई की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो सेम एग्जांपल जो हमने अभी स्टडी करी है टी एंड कॉफ़ी वाली वो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देन साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। अगर कंज्यूमर का ग्रुप साइज बड़ा हो जाता है, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं, अगेन द डिमांड विल राइज। डिफरेंट यूजेस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे मिल्क है उससे बहुत चीज़ें बनती हैं, तो इस वजह से जो मिल्क की डिमांड है, अगर मिल्क का प्राइस कम होता है तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी और मिल्क से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा बनेगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो देयर आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वर्क नहीं करता, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसमें आ जाते हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स ऐसी कुछ कमोडिटीज जिनका प्राइस हाई होता है सोसाइटी में, लाइक प्रेशियस डायमंड्स या विंटेज कार्स या कोई भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी जो गुड्स हैं जो सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी खरीदता है, रिच पीपल सिर्फ वही गुड्स खरीदते हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चीज़ें उनको सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट फील करवाती हैं। तो
आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है रिच कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदता है। दैट मीन्स हायर द प्राइस हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड। उस केस में जो डिमांड कर्व है हमारी अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी लाइक दिस। लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द प्राइस हायर द डिमांड, तो डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। सेम इज द केस ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इस केस में क्या होता है, जो घटिया क्वालिटी की गुड्स हैं, कि जब प्राइस ऐसी कमोडिटी का गिरता है तो उसकी डिमांड भी गिर जाती है, और प्राइस अगर राइज करता है तो ऐसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी राइज कर जाती है उसके प्राइस के राइज करने से। तो दीज गुड्स आर हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। मीन्स अगर लो इनकम है तो कंज्यूमर इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स खरीदता है, हायर इनकम है तो हायर क्वालिटी की गुड्स सुपीरियर क्वालिटी की गुड्स कंज्यूमर खरीदता है। तो इस केस में भी जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। नेक्स्ट इज इरैशनल जजमेंट। कुछ ऐसे गुड्स जो हम जजमेंट के आधार पे खरीदते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एग्जांपल है इस केस में। तो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो ऑर्गेनिक गुड्स को प्रेफर करते हैं। उनकी जजमेंट ये है कि ये जो है हाई ब्रांडेड गुड्स हैं, हाई क्वालिटी गुड्स हैं, तो वो उसको बाय करते हैं बिना उसकी प्राइस को देखते हुए। जैसे कि ग्रीन टी का चलन है आजकल, तो रिच पीपल हैं वो ग्रीन टी ही पीते हैं। तो नॉन ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो इनकम वाले लोग लेते हैं। तो इस केस में भी जो हमारा डिमांड कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, मीन दैट मीन लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड हायर द प्राइस एंड हायर द डिमांड। So next concept we will continue in the next video. Thanks for patient listening.